हेलो बच्चों, तो स्थिर वैद्युत विभव और धारिता का लेक्चर नंबर 15 और आज हम लेक्चर नंबर 15 में करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भर भर के क्वेश्चन आता है। आप चाहे बोर्ड में ले लो, चाहे आप किसी कंपटीशन में कर लो, हर जगह इससे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका इंपॉर्टेंट का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हो कि अगर आप किसी कोचिंग में, अच्छे कोचिंग में तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा ये संधारित्र है, ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, इसका अलग से एक चैप्टर बना के पढ़ाया जाता है। वैसे तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं दूसरे चैप्टर में, लेकिन वहाँ पे इस पर अलग से एक चैप्टर बना के पढ़ाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। आज के जो टॉपिक का आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है संधारित्रों का संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब जो हम संधारित्र पढ़े थे उस संधारित्र का हम संयोजन करेंगे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हेडिंग लगाते हैं कि संधारित्रों का संयोजन। तो हेडिंग लगा लो कि संधारित्रों का संयोजन, ठीक। अब देखो, संधारित्रों के संयोजन में हमें दो तरीके का संयोजन पढ़ना है। एक तो सबसे पहले पढ़ना हमारा श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा पढ़ना हमें समांतर क्रम संयोजन पढ़ना है। तो सबसे पहला मैं आप हेडिंग लगाते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन हम यहाँ पे पहले श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हम श्रेणी क्रम संयोजन बना रहे हैं। देखो, यहाँ से हम क्या करते हैं कि संधारित्र लेंगे, लेकिन संधारित्र की 3 प्लेट लेते हैं कि एक प्लेट हमारा संधारित्र का ये हो गया, ठीक। संधारित्र की एक प्लेट हमारा ये है, दूसरा प्लेट हमारा संधारित्र का ये है, ये दूसरा प्लेट हो गया संधारित्र का, ठीक। ये हमारा तीसरा प्लेट हो गया संधारित्र का। ये संधारित्र के हम 3 प्लेट लेते हैं। देखो, अब इन तीनों प्लेटों को हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक बैटरी से या सेल से किसी से जोड़ देते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये इधर जो हो गया ये बैटरी का हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। हम इसको क्या करते हैं, इन संधारित्रों को, 3 संधारित्र लिया, इन तीनों संधारित्रों को हम इस तरीके से जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जब क्रम में जोड़ा जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमने एक सीधा सीधा लाइन खींच दे रखा है। ये लाइन हमारा नहीं है, ये जो हमने वहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा था वही वाला संधारित्र है यहाँ पे। तो वो संधारित्र हमारा किस तरीके से बनता था, एक प्लेट में बनता था ना, ये हमारा एक होता था और ये हमारा एक दूसरा होता था। तो इसी तरीके से ये पूरा, इसको एक प्लेट मान के चलो कि ये हमारा जो एक लाइन खींची हुई है, ये एक लाइन नहीं है, ये कैसा एक प्लेट है। लेकिन अब यहाँ पे जगह की कमी की वजह से इस तरीके से इसे बना देते हैं। वैसे आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन होता जो है इसी तरीके से होता है, ये कैसा होता है, एक प्लेट की तरीके से होता है, ठीक। और यहाँ इसमें मान लेते हैं कि इसका जो सेल है, इसका विभवांतर जो है वो V के बराबर है। इसका जो विभवांतर है V है, तो इस तरफ हमने प्लस भी रख दिया विभव, और इसका विभव कितना, इधर 0 रख दिया। तो इसका विभवांतर हमारा कितना होगा, बैटरी का जो विभवांतर हो गया, ये बैटरी का विभवांतर हमारा V के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखो, यहां से अगर ये हमारी ये जो हमारा पहला संधारित्र है, इसको नाम दे देते हैं कि इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता जो है वो हमारी C3 के बराबर, C1 C2 C3 इसकी धारिता दे रखी है। अब जो सबसे पहला संधारित्र है, इस संधारित्र को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। तो इस पे जो आवेश आ जाएगा वो हमारा कैसा होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे हम जोड़ कह देते हैं कि इस पे आवेश कैसा है, प्लस Q। अब एक चीज हम पहले बता चुके हैं, संधारित्र के जो आवेश होता है वो इनर सरफेस के होता है। संधारित्र के प्लेट पर जो आवेश होता है वो अंदर वाली सतह पर आवेश होता है, ठीक है। ये हमारा इस पे आ गया प्लस। अब ये भी पता है कि अगर जो कोई संधारित्र है, अगर संधारित्र के उसके एक प्लेट पे धनात्मक आवेश है तो दूसरे प्लेट पे ऋणात्मक आवेश होता है। दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये चीज भी हमने करके देखा था। तो यहाँ पे अगर इस प्लेट पे अगर प्लस Q आवेश है तो इस पे कितना हो जाएगा, माइनस Q आवेश हो जाएगा, ठीक, माइनस Q आवेश हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कि ये वाला जो है, ये पहले संधारित्र की ये दूसरी प्लेट है और दूसरे संधारित्र की जो पहली प्लेट है, ये दोनों देखो इस तरीके से जुड़े हुए हैं। इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम में है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है ये किसी और से नहीं जुड़े हुए हैं, बाहर से, ये केवल अपने में दोनों जुड़े हुए हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम में ये होता है कि स्टार्टिंग में अगर चार्ज जो है वो चार्ज हमारा कितना, आवेश स्टार्टिंग में कितना है, 0 है, तो बाद में भी चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि आवेश का संरक्षण हम पढ़ चुके हैं ना कि आवेश का संरक्षण तो हमारा ही कहता है
तो अगर यहाँ पे माइनस क्यू है तो यहाँ पे आवेश कितना आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। अब देखो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएंगे और दोनों पे आवेश पहले भी जीरो था और बाद में भी क्या हो जाएगा, जीरो आवेश हो जाएगा, क्योंकि आवेश का संरक्षण का नियम भी यहाँ पर हमारा फुलफिल हो जा रहा है। अब देखो ये प्लेट धनात्मक हो गया तो ये प्लेट हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये दोनों आइसोलेटेड सिस्टम में है तो यहाँ पे ऋणात्मक है तो यहाँ पे सेम धनात्मक आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो हमारा संधारित्र था उस संधारित्र पे हमने आवेश भी देख लिया कि संधारित्र पे कितना आवेश होता है। तो यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि देखो यहाँ पर जो आवेश है वो आवेश हमारा कितना है। अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ इस पे आवेश कितना है तो आवेश कहोगे जीरो। जीरो आवेश नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कि जो धनात्मक प्लेट वाला आवेश होता है उसी को हम ले लेते हैं। तो इस पे आवेश जो बोलेंगे वो आवेश इस वाले पहले संधारित्र पे आवेश कितना है, क्यू है, दूसरे पर कितना है, क्यू है, और तीसरे पर भी कितना है, क्यू है। यानी कि यहां से एक चीज निकल के आता है कि अगर मैं श्रेणी क्रम ले रहा हूं तो श्रेणी क्रम में हमारा जो क्यू होता है ये समान होता है। अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम में जितने भी संधारित्र लगे होंगे उन सारे संधारित्रों पे जो आवेश होगा वो आवेश सबका कैसा होगा, समान होगा। सारे संधारित्रों पर आवेश कैसा होगा, समान होगा। पहली चीज तो हमारी ये निकल के आ गई, बात तो समझ में आ गया ना यहाँ से कि हमारा सब पे कितना क्यू, क्यू के अब जीरो मत बोलना कि माइनस प्लस करके जीरो मिल जाएगा, ऐसे नहीं बोलते हैं। हमेशा जो चार्ज लेते हैं हम धनात्मक आवेश ही लेते हैं, यानी कि जो प्लस जिस प्लेट पर धनात्मक आवेश होता है वही आवेश हम यहाँ पे बोल देते हैं कि संधारित्र की वही आवेश है। ठीक है, तो क्यू के बारे में तुम्हें पता चल गया कि हमारा जो क्यू होगा वो क्यू तो कैसा होगा, समान होगा। ठीक, अब जरा विभव के बारे में बात कर लेते हैं। तो संधारित्र का हमारे पास फार्मूला है, तो संधारित्र के फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि C बराबर होगा Q बाई V के होता है। तो अगर मैं विभवांतर की बात करूं, विभवांतर कितना हो जाएगा, Q बाई C के बराबर हो जाएगा विभवांतर यहाँ से। तो यहाँ से देखो जो पहले वाला संधारित्र है इस पे आवेश Q है और इसकी धारिता कितनी है, C1 है। तो अगर मैं इसका अगर मैं विभवांतर निकालूं तो विभवांतर हमारा कितना आएगा, विभवांतर आ जाएगा Q बाई C1 आ जाएगा। इसका विभवांतर आ जाएगा Q बाई C2, इसका विभवांतर हो जाएगा Q बाई C2, इसका विभवांतर हो जाएगा हमारा Q बाई C3 के बराबर। ये हमारा तीनों का विभवांतर यहाँ से आ गया। यानी कि एक चीज तो क्लियर देखने में लग गया कि Q तो सबका समान होगा, यानी कि अगर श्रेणी क्रम में देख रहे हैं तो श्रेणी क्रम में सारे संधारित्रों पर आवेश समान होता है, लेकिन विभवांतर जो होता है वो विभवांतर कैसा होता है, असमान होता है, विभवांतर समान नहीं होता। देखो यहाँ पे Q बाई C1 है, Q बाई C2 है, Q बाई C3 के बराबर। देखो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, जो हमारी नेसेसरी कंडीशन है वो हमारा Q समान होता है, बस यही है। अगर सबका मैं धारिता C1 C2 C3 अगर बराबर कर दूं तो ये Q बाई C Q बाई C Q बाई C के बराबर आ जाएगा। अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि सबकी धारिता जो है बराबर है, इसी C1 C2 C3 जो है बराबर है C के है, तो हो जाएगा Q बाई C Q बाई C Q बाई C, तो सबकी जो विभवांतर है वो भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। नेसेसरी कंडीशन नहीं है लेकिन इसको भी हम लिख लेते हैं। लेकिन हमारा जो नेसेसरी कंडीशन वो यही याद रखो कि Q जो होता है सबका कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा विभवांतर है ये विभवांतर तो बढ़ रहा है, यहाँ पे विभवांतर यानी कि समान नहीं, तो किस अनुपात में विभवांतर यहाँ पर बढ़ रहा है। देखो इसको नाम दे देते हैं कि ये विभवांतर V1 है, इसको कह देते हैं विभवांतर V2 है, और इस पे जो विभवांतर हमारा कितना V3 के बराबर है। ठीक है, तो V1 V2 V3 जो है वो किस अनुपात में यहाँ पर बढ़ रहा है। तो देखो V1, देखो तो V1 का अनुपात जो है वो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 अगर हम देखें यहाँ से तो देखो Q बाई C1 Q बाई C2 Q बाई C3, Q कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 बाई C1 अनुपात 1 बाई C2 अनुपात 1 बाई C3 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो यहां से हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में विभवांतर धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। श्रेणी क्रम में जो विभवांतर होगा वो धारिता के कैसे होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि जिसकी धारिता कम होगी उसका विभवांतर अधिक होगा और जिसकी धारिता अधिक होगी उसका विभवांतर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि देखो जो ये विभवांतर है, जो विभवांतर V है, देखो ये इस तरीके से निकल के आया, विभवांतर आया। अब विभवांतर सब जगह V1 V2 V3 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही पूरा विभवांतर तो 3 पार्ट में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो विभवांतर V है, जो विभवांतर हमारा V है ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर, इसको लिख सकते हैं। यही विभवांतर तो हमारा जो टोटल विभवांतर बैटरी का V था, यही विभवांतर 3 पार्ट में क्या हो गया, जाके बढ़ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत है इतने में।
चलिए अब देखो यहाँ से ये अब इतना तो हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे 3 संधारित्र नहीं रखना है, हम क्या करते हैं एक संधारित्र रखते हैं, यानी सबको हम हटा देते हैं, तीनों को हटा देंगे और हटाने के बाद एक संधारित्र रखते हैं, उसको बोल देते हैं कि समतुल्य संधारित्र है, या धारिता बोल देंगे, समतुल्य धारिता बोल देंगे। यानी कि इन तीनों को हटा के हम क्या करेंगे, केवल और केवल एक संधारित्र जोड़ देंगे। ठीक, ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, और यहां से आके जुड़ जाएगा। विभवांतर कितना है, V है, इधर प्लस V और इधर क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। देखो यहाँ पे विभवांतर कितना होगा, V आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी विभव V और यहाँ पे 0, तो विभवांतर कितना हो जाएगा V के बराबर। और इसका जो समतुल्य बोल देते हैं कि इसका जो समतुल्य धारिता जो है, देखो इस सर्किट के जो हमारा ये सर्किट यहाँ पे बन रहा था, अब यहाँ पे 3 संधारित्र था, उस संधारित्र को हटा के मैं एक समतुल्य संधारित्र बनाना चाह रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इन तीनों को मिला के एक बना दिया, तो इसको नाम दे दिया कि हमारा क्या है CE के बराबर, यानी कि इक्विवेलेंस कैपेसिटर। ठीक है, या कैपेसिटेंस बोल दो, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस बोल दो, यानी कि समतुल्य धारिता, जिसकी जो समतुल्य धारिता आ जाएगी वो कितना हो जाएगा, CE के बराबर निकल जाएगा। और इस पे जो आवेश होगा, देखो आवेश इस पे जाएगा प्लस Q, इस पे आवेश कितना जाएगा माइनस Q। तो देखो विभवांतर कितना है, V है, आवेश Q है, और धारिता जो है वो CE के बराबर है। तो यहां से अगर मैं विभवांतर निकालना चाहूं तो विभवांतर V बराबर जो आएगा वो V बराबर हमारा कितना आएगा, Q बाई CE के बराबर आ जाएगा। जो हमने समतुल्य धारिता के लिए यहाँ पे एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया है, समतुल्य संधारित्र जो हमने बनाया, उस समतुल्य संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ा है, उसका हमने विभवांतर निकाला तो कितना है, Q बाई CE के बराबर आ गया। अब जरा एक बात बताओ, क्या ये V और ये V दोनों समान हैं? देखो ये V और ये V दोनों क्या है, आपस में समान है, क्योंकि यही V तो ये V था, जब ये V था तो ये V तीनों में क्या हो गया था, बढ़ गया था, और यही V तो वही बैटरी तो है, तो यहाँ पे विभवांतर कितना है V, यानी कि ये V और ये V आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अच्छा ये Q जो है ये इस Q के भी बराबर है, क्योंकि देखो इस पे आवेश कितना था, Q था, इस पे भी Q था, इस पे भी Q था, इस टोटल पे आवेश कितना है, Q, तो Q भी आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखो यहां से V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V का मान कितना निकल के आया है, Q बाई CE के बराबर, क्योंकि जो V ये है वही V हमारा ये है, ये पूरे बैटरी का विभवांतर था और ये भी उसी का क्या है, विभवांतर है, पूरे का V विभवांतर है। तो V1 का मान कितना निकल के आया है, Q बाई C1, V2 का मान Q बाई C2 और V3 का मान Q बाई C3। अब देखो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई CE बराबर निकल जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 के बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं समतुल्य धारिता निकाल रहा हूं, अगर मैं कोई भी 3 सर्किट जुड़ा हुआ है, 3 अगर 4 जुड़ा हुआ है, 5 सर्किट जुड़ा हुआ है, उन सबको मैं मिला के एक समतुल्य धारिता निकाल रहा हूं, तो समतुल्य धारिता CE जो होगा वो 1/CE बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 के बराबर होती है। ये होता है श्रेणी क्रम में। अच्छा अगर आपको याद हो कि जो हम प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पढ़े थे 10th में, रजिस्टर और रेजिस्टेंस वहां पढ़े थे, तो यही फार्मूला हमारा किसके लिए आता था, समांतर के लिए आता था, और यहाँ पे ये फार्मूला किसके लिए आ रहा है, श्रेणी के लिए आ रहा है। ठीक है, वहां पे R था, यहाँ पे C है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए इतना। तो ये इस तरीके से श्रेणी क्रम का हमारा फार्मूला निकल के आता है कि 1 बाई CE बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना। नोट कर ले, नोट करना चाहो नोट कर लो, कभी कभी प्रूफ के लिए पूछ लेता है, तो प्रूफ के लिए इस तरीके से डायग्राम बना के पूरा एक्सप्लेन कर दोगे, हो जाएगा। ठीक, मेन चीज़ हमें याद रखनी है कि Q सबका समान होता है और रेशियो में कितना होता है, 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3 के रेशियो में डिवाइड होता है। नोट कर लिया, चलिए। अच्छा अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केस भी बनते हैं। जैसे स्पेशल केस हमारे ये बन रहे हैं कि यहाँ पर हम केवल 2 ही संधारित्र लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पर 2 संधारित्र ले लें, केवल 2 संधारित्र ले और उस संधारित्र का समतुल्य धारिता निकालना चाहें, अगर समतुल्य धारिता निकाले तो देखो 1 बाई CE जो होगा ये होगा हमारा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 होगा। तो CE का मान मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि CE का जो मान होता है, देखो चाहो तो यहाँ से कर लो पूरा यार, कि 1 बाई CE बराबर एलसीएम कितना आएगा, C1 C2 आएगा, तो ये बनेगा C1 प्लस C2। तो CE का मान कितना निकल जाएगा, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 के बराबर। ये एक शॉर्ट ट्रिक है एक तरीके से कि अगर कोई 2 धारिता दिया रहे, केवल 2 संधारित्र दिया रहे, उसकी धारिता विधि ही रहेगी। अगर केवल 2 संधारित्र दिया रहे और उसका हमें समतुल्य धारिता निकालनी है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो कि CE बराबर C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से एक और भी है कि अगर 2 संधारित्र तो दिए हुए हैं,
हमारा यहाँ पे दो संधारित्र दिए हुए हैं, लेकिन दोनों संधारित्र जो है वो आपस में बराबर हैं, यानी कि दोनों संधारित्र जो हैं वो C1 बराबर है C2 बराबर है किसके, C के, दोनों बराबर हो जाए। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो हमारा समतुल्य धारिता CE जो हो जाएगा, देखो यहाँ पे C1 की जगह पे C रखो, C2 की जगह पे क्या रखो, C रखो, तो C स्क्वायर C प्लस C 2C, एक C से C कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, C/2 के बराबर। तो समतुल्य धारिता जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा C/2 के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है। अच्छा यहीं पर नहीं, अगर तुम यहाँ पे कोई तीन संधारित्र ले लो और उसकी धारिता जो है वो C1 C2 C3 से बराबर है, तो जो समतुल्य धारिता जो होगी वो C/3 हो जाएगा। 4 लोगे तो C/4 हो जाएगा, 5 अगर लोगे तो C/5 हो जाएगा। यानी कि अगर सबका अगर बराबर होगा तो C/ जितना रहेगा उतना कर देना, जितना संधारित्र रहेगा, जितनी धारिता दे रहेगी उतने से डिवाइड कर देना। अगर 6 दिया रहेगा तो C/ कितना हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसमें से जो नोट करना चाहो नोट कर लिया, इतना हो गया। चलिए तो यहाँ से मैं निकल के आया कि हमारा जो धारिता आएगा समतुल्य धारिता वो होगा 1/CE बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर तीन संधारित्र हम यहाँ पे जोड़े हुए हैं, अगर तीनों की धारिताएं बराबर हैं तो हम क्या कह सकते हैं, अगर 3 जुड़ा है तो C/3, 4 जुड़ा है तो C/4, अगर सबकी बराबर है तो। ठीक। अच्छा अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं कि दूसरा जो है वो है हमारा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में तो हमने देख लिया, अब यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन देखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है। देखो समांतर क्रम संयोजन बना लूँ, यहाँ से पहले बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर भी हम 3 ही संधारित्र जोड़ेंगे, एक संधारित्र हमारा ये हो गया, एक संधारित्र हमारा ये हो गया और एक संधारित्र हमारा ये हो गया। ये 3 संधारित्र को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया यहाँ से। ठीक है, इसको इस तरीके से जोड़ देते हैं, कुछ ब्रांचिंग के तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई ब्रांच की तरीके से जुड़ा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी धारिता कितनी है, C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता कितनी है, C3 के बराबर है। फिर वही काम करेंगे कि इसको हम निकाल के यहाँ से एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, हम इसको एक बैटरी से लाके जोड़ देते हैं और इस बैटरी का जो विभवांतर है इसको V मान लेते हैं, इधर प्लस B और इधर कितना मान लेते हैं, 0 के बराबर है। ठीक है, इतना हमने मान लिया। तो विभवांतर कितना, इधर का विभव V है और इधर का विभव कितना है, 0 है, तो विभवांतर कितना हो गया, V के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब जरा एक बात देखो कि ये विभव यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जो विभव होगा वो विभव कितना होगा, V होगा, और यहाँ पे जो विभव होगा वो विभव कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो अगर मैं पहले वाले संधारित्र की बात कर रहा हूँ, अगर मैं पहले संधारित्र की बात करूँ तो देखो पहला संधारित्र कुछ इस तरीके से वायर से आकर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखो ये वायर यहाँ पे जुड़ा तो यहाँ पे विभव V है और यहाँ पे विभव 0 है, यानी कि पहले वाले का जो विभवांतर निकल के आया V और 0 का विभवांतर कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। यानी कि पहले वाला जो संधारित्र था उसका विभवांतर कितना आ गया, V निकल के आ गया। इसी तरीके से दूसरे वाले का देखो, दूसरा वाला यहाँ से निकल के जुड़ा हुआ है तो इस तरफ हमारा V है और इस तरफ 0 है, तो दूसरे वाले का विभवांतर कितना हो गया, V हो गया। तीसरे वाले को देखो, तीसरा वाला इस तरीके से जाके यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे V है विभव और यहाँ पे 0 है, तो तीसरे वाले का विभवांतर कितना हो गया, V के बराबर। यानी कि तीनों का विभवांतर जो है वो विभवांतर क्या है, बराबर है। तो पहली चीज यहाँ से निकल के आई कि अगर मैं समांतर क्रम में बात करेंगे तो समांतर क्रम में V जो होगा वो सबका कैसा होता है, समान होता है। जबकि श्रेणी क्रम में बात किए थे तो श्रेणी क्रम में सबका Q कैसा होता था, यानी आवेश सब पे कैसा होता था, समान होता था। ठीक है, अच्छा अब जरा यहाँ पे आवेश की बात करो, तो आवेश की बात करोगे तो देखो संधारित्र का फार्मूला हमें पता है कि C बराबर होता है Q/V के। तो अगर मैं Q का मान निकालना चाहूं तो ये CV के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे अगर पहले वाले पे आवेश निकालूं तो इसकी धारिता C1 है और विभवांतर V है, तो इसका जो आवेश हो जाएगा वो हमारा C1, इस पे जो आवेश होगा वो हमारा C1V के बराबर होगा। दूसरे वाले पे आवेश होगा C2V के बराबर होगा, तीसरे पे आवेश जो होगा वो C3V के बराबर निकल जाएगा। यानी कि देखो सब पे आवेश जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो यहां से कह सकते हैं कि जो हमारा आवेश होगा Q जो होगा वो Q हमारा कैसा होगा, असमान
होगा। ठीक, अब फिर वही चीज़ है कि ये तो हमारा हमेशा ट्रू है, लेकिन ये हमारा नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं कि हो, क्योंकि अगर मैं सबका धारिता बराबर कर दूं तो फिर CV आ जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। अगर मैं तीनों की धारिता बराबर कर दूं तो ये जो आवेश है या आवेश सब क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या काम करते हैं कि हम इसको नाम दे देते हैं कि इस पे आवेश Q1 है, इस पे जो आवेश है ये आवेश हमारा Q1 है, इस पे आवेश हमारा Q2 है, और इस पे जो आवेश है वो हमारा कितना है, Q3। अरे देखो यहाँ से अगर मैं Q आवेश निकाल रहा हूँ तो यहाँ से मान लो कि Q आवेश निकला तो वही Q आवेश यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी Q आवेश आया। अब ये Q आवेश देखो 3 पार्ट में बढ़ गया ना, कुछ आवेश इधर गया, मान लो इधर Q1 आवेश गया, कुछ आवेश इधर जाएगा, मान लो Q2 आवेश गया, और कुछ आवेश इधर आएगा तो इधर मान लो कितना है, Q3 आवेश है। तो आवेश का क्या हो रहा है, बटा, यानी कि जहां पे कुछ ब्रांचिंग के तरीके से दिखे, जहां पे ब्रांच की तरीके से दिखे, यानी कि जो संधारित्र हैं वो कुछ ब्रांचेस में जुड़े हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। या ऐसे भी देख लो कि अगर सबकी धारिता सबका विभवांतर जो है, सारे संधारित्र का जो विभवांतर है वो बराबर है, तो वहां पे क्या कहते हैं, वो हमारा कैसा है, समांतर क्रम संयोजन हो रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा अब देखते हैं कि आवेश जो किस रेशियो में बटा हुआ है। तो आवेश यहां पर देखो हमारा Q1 जो है अनुपाते Q2 अनुपाते Q3, Q1 कितना, C1V C2V C3V V कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा C1 अनुपाते C2 अनुपाते C2 अनुपाते C3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आवेश है वो धारिता के अनुकर्मानुपाती होता है, धारिता के अनुपात के अनुकर्मानुपाती होता है। लेकिन जो पिछले वाले केस में देखे थे श्रेणी क्रम में विभवांतर जो था वो धारिता के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती था, लेकिन यहाँ पे कैसा, अनुपात के अनुकर्मानुपाती होता है, यानी कि जिसकी धारिता ज्यादा होगी उसका हमारा आवेश भी क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसकी धारिता ज्यादा होगी उसका आवेश भी ज्यादा होगा, जिसकी धारिता कम होगी उसका आवेश भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आवेश की बात ही कर रहे हैं तो एक आवेश भी देख लेते हैं। हमने यहाँ से टोटल आवेश कितना निकाला, क्यों निकाला, यही आवेश तो हमारा Q1 Q2 Q3 में बटा है। तो आवेश की अगर मैं बात करूं तो आवेश जो होगा Q बराबर होगा, ये हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर आ जाएगा। ये चीज हम यहाँ से लिख सकते हैं कि Q1 जो होगा वो Q जो होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा, क्योंकि यही आवेश तीनों पार्ट में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब यहीं पे हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, अब फिर हम क्या करेंगे, तुल्य धारिता की तरफ बढ़ेंगे। अब इसका हम तुल्य संधारित्र निकालना चाहेंगे, तो इसको तुल्य संधारित्र निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, इन तीनों को समेट के एक में बना देंगे। तो हमने लो इन तीनों को समेट कर यहाँ पर एक बना दिया, इसकी धारिता नाम दे दिया CE नाम दे दिया, इसकी धारिता कितनी है, CE है। यहाँ से एक बैटरी लगाया था, ठीक, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, एक नेगेटिव था, यहाँ पे विभवांतर V था, इधर हमने प्लस D माना था, इधर हमने 0 माना था। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा V और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो विभवांतर कितना आ गया, विभवांतर जो आ गया हमारा V के बराबर आ गया। यहाँ पे विभव V और यहाँ पे विभव 0, तो विभवांतर V के बराबर आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से अगर देखो, मैं यहाँ से अगर Q आवेश निकाल रहा हूँ तो यही Q आवेश तो यहाँ पर भी तो आएगा। अब देखो जो ये Q आवेश जो यहाँ पे Q निकल रहा है, ये Q और ये Q आपस में क्या है, बराबर। यहां से बैटरी से तो Q आवेश ही तो ले रहे थे हम, यहां पर भी Q आवेश निकाले, तो यहां पर जो Q आवेश था ये 3 संधारित्र था, तीनों में क्या हो गया, बट गया। हमने इन तीनों को मिलाकर एक बना दिया, समतुल्य बना लिया। तो समतुल्य बना लिया तो ये पूरा का पूरा आवेश यहां पर चला जाएगा। तो यहां पर अगर मैं तुल्य संधारित्र का आवेश लिखना चाहूं तो आवेश हम क्या लिख सकते हैं कि आवेश जो होगा वो Q बराबर जो हो जाएगा CEV के बराबर होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहीं से फिर वापस बढ़ते हैं कि जो मैं यहाँ पे पता है कि Q बराबर जो होगा वो होगा हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर। Q का मान कितना है, C इंटू V बराबर का Q1 का मान कितना है, C1V प्लस C2V प्लस C3V के बराबर। V कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर हमारा निकल जाएगा कि CE बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो तुल्य धारिता निकल के आया वो तुल्य धारिता हमारा कितना है, C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर निकल के आया। जबकि वहाँ पे तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में क्या था कि 1/CE बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के बराबर। अब यहाँ पर भी ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब मैं
10th में आप जब पढ़े होगे तो वहाँ पे रजिस्टर और रेजिस्टेंस में तो यही फार्मूला हमारा किसके लिए आता था, श्रेणी के लिए आता था। सब उल्टा पुल्टा चल रहा है, इसमें उल्टा हो रहा है। जो श्रेणी में था वो समांतर में, जो समांतर में वो कहाँ पे आ रहा है, श्रेणी में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से निकल के आ जाता है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया समांतर क्रम संयोजन के लिए। और समांतर क्रम संयोजन हमारा इस तरीके से बना हुआ होता है। इसमें मेन पॉइंट याद रखने वाली ये है, ये एक पॉइंट तो ये है कि हमारा V समान होता है, Q जो होता है वो असमान होता है। दूसरी चीज जो Q1 Q2 Q3 का रेशियो होता है वो C1 अनुपात C2 अनुपात C3 के अनुपात में बटा हुआ होता है। ठीक है, चलिए बस इतना हिस्सा इसमें नोट कर लीजिए, क्वेश्चन करते हैं इस पर। चलिए नोट कर लिया। अब इसमें देखो कुछ स्पेशल कंडीशन बताने की जरूरत तो है नहीं यार, 2 रहेगा तो 2 जोड़ देना, C1 + C2 + C3 ही तो है। अगर 2 संधारित्र रहेगा, 2 धारिता दिया रहेगी 2 जोड़ देना, अगर 3 दिया रहेगा तो 3 जोड़ देना, 4 रहेगा तो 4 जोड़ देना। इसमें कोई स्पेशल कंडीशन की जरूरत नहीं है कि पिछले वाले में था तो पिछले वाले का स्पेशल कंडीशन भी बता दिया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ये इस तरीके से बना हुआ। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है 6 माइक्रोफैरेड, ये दे रखा है 6 माइक्रोफैरेड। ठीक, यहाँ पे जो 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखा है, 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखा है। ठीक, अब देखो हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, इसमें देखो कई सारे क्वेश्चन मैं सब कुछ लिखा दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, सॉरी प्रतिरोध नहीं, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध में कहा जाऊँगा, तुल्य धारिता C ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। दूसरा, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात होगी, प्रत्येक संधारित्र पर कितना कितना आवेश आएगा। दूसरी चीज, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर निकाल लो कि प्रत्येक संधारित्र पर, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर, विभवांतर V कितना होगा। ठीक, और क्या पूछ सकता है इसमें, धारिता निकाल लिया, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकाल लिया, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर निकाल लिया। और क्या पूछ सकता है यहाँ पे, एक चीज और लिख लो कि देखो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, नहीं तो सब एक ही हो जाएगा। इसको 3 माइक्रोफैरेड कर लो, 6 बराबर हो जाएगा, 3 कर लो कि 3 माइक्रोफैरेड पर, देखो इसको ऐसे लिख लो कि 3 माइक्रोफैरेड पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए या संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए कि 3 माइक्रोफैरेड पर कितनी ऊर्जा संचित होगी, ये ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। अब इसके अलावा 5वां क्वेश्चन, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, बहुत कर देगा कि 6 माइक्रोफैरेड पर संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए कि इस पर कितनी ऊर्जा संचित। संचित ऊर्जा का मतलब है कि स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। संचित की जगह पे लिख लो, चाहो तो स्थितिज ऊर्जा लिख लो कि इतने पर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यही लिख लो कि इतने पर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब बहुत करेगा तो 6 माइक्रोफैरेड पर स्थितिज ऊर्जा पूछ लेगा और इससे तक कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनने वाला। ठीक है, चाहो तो एक बार वीडियो को रोक के पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, कोई बहुत बड़ा मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं। चलिए कर लिया जिसको करना था, जिसको नहीं करना देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा पहला संधारित्र है C1, ये संधारित्र है हमारा C2। ठीक, इसको एक बैटरी से जोड़ा है, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि तुल्य धारिता C ज्ञात कीजिए, तुल्य धारिता C ज्ञात कीजिए। तो तुल्य धारिता C, सबसे पहले देखो ये श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में है। देखो यहाँ से सबसे, देखो इसका आसान सा तरीका बताऊं, एक चीज़ याद रखो कि अगर कहीं भी आवेश का बंटवारा हो रहा है, यानी कि चार्ज बट रहा है, तो हमेशा वो समांतर क्रम में होगा। अगर चार्ज नहीं बट रहा है तो वो श्रेणी क्रम में होगा। बस एक चीज़ पकड़ के चलो, हमेशा कभी भी तुम्हारा गलत नहीं होगा, चाहे इसी में श्रेणी समांतर सब कुछ अभी आएगा कि एक ही सर्किट में श्रेणी भी रहेगा समांतर भी रहेगा। तो केवल यही एक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो इसमें कि अगर चार्ज का बंटवारा हो रहा है जहाँ पे, तो वो हमारा हो जाएगा समांतर क्रम में, जहाँ पे बंटवारा नहीं होगा वो होगा हमारा श्रेणी क्रम में। तो देखो अगर मान लो यहाँ से मैं Q आवेश निकाल रहा हूं तो Q आवेश निकालूंगा तो यहाँ पे Q आवेश आएगा, फिर यही आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर भी Q आवेश आएगा, यानी कि सब में जो हमारा चार्ज है आवेश से समान है, तो ये हमारा किस पे जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। और जब श्रेणी क्रम में है तो CE का फार्मूला क्या होता है, CE का यानी कि समतुल्य धारिता जो होता है CE बराबर हो जाएगा 1/C1
प्लस 1/C2, तो 1/C1 का मान कितना दे रखा है 6, 1/C2 का मान कितना दे रखा है 3। अच्छा इससे भी तरीका आसान है यार, CE का डायरेक्ट निकालो कि CE क्या होता है C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, स्पेशल केस तुमने पढ़ ही रखा ना 2 के लिए। तो C1 का मान कितना है 6 गुणे 3 डिवाइड बाई 6 प्लस का 3, तो CE का मान आ गया 6 3 18 और डिवाइड बाई 6 3 9 9 दूना 18, तो CE का जो मान आ गया वो 2 माइक्रोफैरेड आ गया, यानी कि समतुल्य धारिता जो आ गई वो हमारी कितना आ गया 2 माइक्रोफैरेड के बराबर आ गया। ठीक है, अब इसको चाहो तो समतुल्य धारिता इसी ग्राफ को अगर मैं बनाना चाहूँ तो इसे बना सकता हूँ कि यहाँ से ये है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे, ठीक 12 वोल्ट की ये बैटरी जुड़ी हुई है और यहाँ से ये समतुल्य धारिता CE आ गया, ये हमारा कितना आ गया 2 माइक्रोफैरेड के बराबर आ गया। पहला क्वेश्चन हो गया खत्म, और इतना सा था पहले क्वेश्चन में, आसान सा क्वेश्चन बनता है। देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में क्या करा, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा, यानी कि यहाँ पर भी आवेश निकालना है और यहाँ पर भी हमें क्या करना है आवेश निकालना है। तो एक चीज बताओ, अगर श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में सब पे आवेश क्या होता है समान होता है, तो अगर जो हमें तुल्य धारिता निकालनी है तो इस पे मैं आवेश निकाल सकता हूँ। देखो ये संधारित्र है, इस पे 2 माइक्रोफैरेड है, ठीक यहाँ पे विभवांतर V बराबर कितना दे रखा है 12 वोल्ट दे रखा है, विभवांतर B जो है वो हमारा कितना है 12 वोल्ट के बराबर है। हमें यहाँ पे आवेश निकाल लेते हैं, तो देखो C बराबर क्या होता है Q/V, तो Q बराबर कितना हो जाएगा CV, तो यहाँ से Q बराबर निकाल लेते हैं CV, तो Q का मान C का मान कितना है 2 माइक्रोफैरेड, ठीक तो इसको माइक्रो को जरा फैरेड में बदल लो, तो फैरेड में बदलोगे 10 पे पावर -6 से गुणा करोगे, माइक्रो से फैरेड में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, तो Q बराबर कितना हो जाएगा 12 दूना 24 गुणे 10 पे पावर -6 कूलाम के बराबर, यानी कि इस पे जो आवेश आ गया वो आवेश कितना आ गया 24 गुणे 10 पे पावर -6 आ गया, इतना इस पे आवेश आ गया। तो देखो ये या 24 गुणे 10 पे पावर -6 कूलाम के बराबर इतना आवेश इस पर आ गया। अब जितना आवेश इस पे होगा वही आवेश इन दोनों पर भी तो होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में सब पे आवेश क्या होता है बराबर होता है। तो जब हमने समतुल्य निकाला तो जो आवेश समतुल्य पर होगा, जब इसको मैं तोड़ूंगा अलग अलग यहाँ पर आऊंगा तब भी इन दोनों पर आवेश क्या होगा बराबर होगा, यानी कि इस पे आवेश आ गया 24 माइक्रो में कर लो इसको, तो 24 माइक्रो कूलाम, ये हो जाएगा 24 माइक्रो कूलाम, 10 पे पावर -6 को हटाओगे तो किसे बदल जाएगा माइक्रो कूलाम बदल जाएगा। चलो यहाँ भी कर लो यार, इसको सही कर लो, इसको एक लाइन और बढ़ा लो, ऐसे लिख लो कि Q बराबर जो हो जाएगा वो 24 माइक्रो कूलाम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया खत्म, यानी कि दोनों पे जो आवेश होगा कितना होगा 24 माइक्रो कूलाम और 24 माइक्रो कूलाम के बराबर आवेश हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि विभवांतर निकालो, तीसरे केस में हमसे क्या कह रहा है कि विभवांतर निकालो। अब देखो विभवांतर वाले केस में मत करना कि मैं इसका विभवांतर निकाल लेता, देखो इसका विभवांतर कितना है 12 वोल्ट है, तो इसका विभवांतर 12 है तो इसका भी 12 इसका भी 12, ये मत करना गलत हो जाएगा। ये काम हम कर सकते थे किसमें, अगर ये समांतर में जुड़ा होता, तो समांतर में जुड़ा होता तो ये कहानी में आवेश के लिए नहीं कर पाते। आवेश के लिए हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आवेश सब पे क्या होता है बराबर होता है, तो जो आवेश इस पे होगा वही आवेश इन दोनों पर भी हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे निकालना है, हमें यहाँ पे विभवांतर निकालना है, तो सब पे अलग अलग विभवांतर निकालना पड़ेगा। ठीक, देखो सबसे पहले बात करते हैं, ये संधारित्र जो है 6 माइक्रोफैरेड है, ठीक, और इस पे आवेश कितना है 24 माइक्रो कूलाम है। हमें यहाँ से क्या निकालना है विभवांतर निकालना, तो फिर वही फार्मूले पे आ जाओ कि C बराबर कितना होता है Q/V, तो यहाँ से V बराबर कितना हो जाएगा Q/C के, तो V बराबर आ जाएगा Q/C के। तो जरा यहाँ से देखो V बराबर Q का मान कितना है, Q का मान है 24, तो हो जाएगा 24 गुणे, चाहे 24 रहे तो माइक्रो कूलाम में कर दो, ठीक 24 डिवाइड बाई, चेंज कर लो यार, 24 गुणे का भी कटेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, 24 गुणे 10 पे पावर -6 और इसको हो जाएगा 6 गुणे 10 पे पावर -6, यहाँ से कट जाएगा 6 चौक कितना जाएगा 24, यानी विभवांतर V बराबर कितना जाएगा 4 वोल्ट के बराबर, यानी कि इस पे जो विभवांतर होगा विभवांतर कितना होगा 4 वोल्ट होगा। ठीक, इसी तरीके से अगले वाले पे देखते हैं, जो अगला वाला है ये वाला हमारा संधारित्र है, इस पे भी जो ये है हमारा संधारिता जो है वो कितना है 3 माइक्रोफैरेड है और आवेश कितना है 24 माइक्रो कूलाम है। तो फिर यहाँ पर V बराबर कितना हो जाएगा Q/C, तो V बराबर Q का मान कितना है आपकी बार 24
गुणे 10 पे पावर -6 डिवाइड बाई C का मान कितना है 3 गुणे 10 पे पावर -6, यहाँ से कटेगा 3 8 कितना हो जाएगा 24। तो V का मान कितना आ जाएगा 8 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। यानी कि पहले पे विभवांतर होगा 4 वोल्ट और दूसरे विभवांतर कितना हो जाएगा 8 वोल्ट विभवांतर हो जाएगा। क्योंकि बात सही भी है, क्योंकि ये हमारा श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी में विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, सबका अलग अलग होता है। तो देखो एक पे कितना रहा, इस पे विभवांतर रहा 4 वोल्ट, इस पे विभवांतर कितना रहा 8 वोल्ट के बराबर आ रहा। अच्छा दोनों को जोड़ो, अगर यहाँ से 12 वोल्ट निकल रहा है तो दोनों को मिला के 12 ही तो आएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसा थोड़ी कि यहाँ से 12 वोल्ट की बैटरी लगा दूं, यहाँ पे दोनों को मिलाकर विभवांतर में 24 वोल्ट मिल जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो देखो इस पे 4 है और इस पे कितना है 8 है, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12 के बराबर, 12 निकल रहा है यहाँ से और 12 दोनों को मिलाकर हो गया। ठीक है, सही है, ठीक है। चलिए मिटा दो इधर से, कोई दिक्कत है इतने में, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो किया नहीं, आसान सा काम चल रहा है। चलिए देखिए अगला चौथा वाले में क्या कह रहा है, चौथे में कह रहा है कि 3 माइक्रोफैरेड पर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो जो 3 वाला बना लेता हूँ, यहाँ पे देखो ये 3 माइक्रोफैरेड है, ठीक, इस पे 24 माइक्रोकूलम आवेश है। विभवांतर कितना है, विभवांतर है 3 वाले पे विभवांतर कितना था 8 वोल्ट, इस पे विभवांतर कितना आ रहा है 8 वोल्ट के बराबर आ रहा है। अब ऊर्जा का तुम फार्मूला पढ़ चुके हो कि स्थितिज ऊर्जा जो होगी U बराबर जो होगा वो हाफ Q बाई या हाफ CV² लगा दो, हाफ CV² का फार्मूला लगा दो। 3 फार्मूला पढ़े थे ना इसका, तीनों में से कोई भी एक फार्मूला लगा दो, काम हमारा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास सब कुछ पता है। ठीक, तो U बराबर हो जाएगा हाफ, C का मान कितना है 3, तो 3 गुणे 10 पे पावर -6। V का मान कितना है 8 गुणे 8, जरा इसको यहाँ से काटो तो ये बनेगा 4, तो V बराबर देखो 4 तिया 12, 12 गुणे 8 गुणे 10 पे पावर -6। तो V का मान, सॉरी V नहीं यार, सॉरी ये U है हमारा, ये U है, स्थितिज ऊर्जा U है। तो इसका जरा गुणा कर दो, देखो 12 अट्ठे कितना होगा 96, 8 दूना 16, 9, तो जाएगा 96 गुणे 10 पे पावर -6 के बराबर, इतना जूल ऊर्जा होगा इसमें। यानी कि 3 माइक्रोफैरेड पर ऊर्जा कितना होगा 96 गुणे 10 पे पावर -6 जूल के बराबर। अब चाहो तो एक अंक इधर ले आओ तो 9.6 × 10 पे पावर -5 के बराबर हो जाएगा। कहानी आसान यार कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए तो आसान सा क्वेश्चन था, नोट कर लो, एक समांतर श्रेणी वाला दे रहा हूँ, नोट कर लिया इतना। चलिए अब एक करते हैं समांतर वाला, समांतर वाला तुम खुद करना, उसे तो मैं करूँगा लेकिन एक बार खुद से ट्राई जरूर करना समांतर वाला। देखो यहाँ पे समांतर वाले में इस तरीके से दिया हुआ है, 3 संधारित्र जोड़ा है समांतर क्रम में, ठीक है। इसको लाके एक बैटरी से जोड़ दिया हुआ है। ये बैटरी जो है 4 वोल्ट का बैटरी जो है वो 4 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इस पे दे रखा है एक माइक्रोफैरेड, अच्छा माइक्रो छोड़ो, पिकोफैरेड में खेलो, 1 पिकोफैरेड। इस पे दे रखा है 2 पिकोफैरेड, इस पे दे रखा है 3 पिकोफैरेड, ये 3 दे रखा, ठीक है। अब पिको वाली कहानी याद है, सिंपल सा है कि 1 पिकोफैरेड बराबर कितना होगा 10 पे पावर -12 फैरेड के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब इस पर क्या क्या चीज़ें पूछा हमसे, वही 4 चीज़ें पिछले वाले में था। सबसे पहला तो CE निकालो, दूसरा कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तीसरा वही चारों क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकता है कि प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर। और अगला ले लो, चौथा वाला कह रहा है कि 1 पिकोफैरेड पर स्थितिज ऊर्जा या संचित स्थितिज ऊर्जा कर देगा, सब बात एक ही है, ठीक है। तो इस पे कह रहा है कि 1 पिकोफैरेड पर ऊर्जा ज्ञात करो कि 1 पिकोफैरेड पर कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी। चलो तो जल्दी से करो इसको फटाक से, चलो वीडियो को पॉज कर लो, एक बार जल्दी से ट्राई कर लो। कर लिया,
हो गया ये। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि हमें समतुल्य धारिता निकालनी है, सीई निकालनी है। सबसे पहले केस में हमें यही करना है, सीई निकालना है। तो ये देखो कि ये हमारा श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में। सबसे पहला चीज़ तो ये, तो यहाँ पे कुछ हमें देखने में लग रहा है कि सिंपल सा है, कैसा है, समांतर क्रम में दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, विभव जो होगा यहाँ पे 4 वोल्ट का होगा, और इस तरफ कितना आ जाएगा 0। तो टोटल विभवांतर कितना हो जाएगा 4 वोल्ट के बराबर। अब 4 वोल्ट का विभवांतर यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है सबका कैसा होता है, समान होता है। ठीक, सबसे पहले सीई की बात करते हैं। तो सीई बराबर जो हो जाएगा ये होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर। सब पे क्या है, सिंपल समांतर क्रम का यही तो फार्मूला है हमारा। तो सीई के बराबर यहाँ पे लिखेंगे तो C1 का मान कितना है 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि सीई बराबर निकल जाएगा 3 2 5 1 6, यानी कि 6 पिको फैराड के बराबर निकल के आ जाएगा सीई का मान। तो अगर मैं यहाँ पे इन तीनों को मिलाकर एक सर्किट बनाऊं तो देखो एक सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आ जाएगा हमारा 4 वोल्ट। ठीक, ये हमारा सीई है, और सीई बराबर कितना आ गया है, समतुल्य धारिता कितनी आ गई है 6 पिको फैराड के बराबर आ गया। ठीक है, विभवांतर 4 वोल्ट का दे रखा है। ठीक, इन सबको मिलाकर हमारा 6 पिको फैराड के बराबर आ गया समतुल्य धारिता। पहला क्वेश्चन तो हो गया खत्म। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरे क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से Q आवेश निकला, और ये Q आवेश इसमें आया, Q1 आवेश इस पे गया, Q2 आवेश इस पे गया, Q3 आवेश। तो हम वही फार्मूला फिर लगाया कि C बराबर क्या होगा Q/V। तो Q बराबर कितना निकलेगा, CV के बराबर निकलेगा। तो पहले वाले के देखो Q1 के लिए देखोगे तो ये हमारा C1 मान लो कि ये हमारा कितना, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, और ये हमारा कितना C3 है। और विभवांतर तो 4 वोल्ट सबका क्या होगा, बराबर होगा। तो Q1 बराबर निकलेगा C1V के बराबर निकलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से निकालोगे तो C1 का मान कितना है 1, तो 1 गुणे 10 पे पावर माइनस 12 कर लो। ठीक, विभवांतर कितना है 4 वोल्ट दे रखा, तो हो जाएगा 4, तो ये निकल जाएगा 4 गुणे 10 पे पावर माइनस 12 कूलाम के बराबर निकल जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा पहला का आ गया आंसर। दूसरे का देखो, दूसरे का आंसर Q2 बराबर हो जाएगा C2V। C2 का मान कितना दे रखा है 2, तो 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 12, पिको फैराड में तो फैराड में बदल लो, गुणे ये हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 8 गुणे 10 पे पावर माइनस 12 कूलाम। Q3 देख लो, Q3 कितना होगा, तो Q3 बराबर हो जाएगा C3V। C3 कितना है 3 इंटू 10 पे पावर माइनस 12, और V का मान कितना है यहाँ पे 3 है। एक मिनट यार, सॉरी नहीं सही है, V का मान कितना है यहाँ पे 4 है, क्योंकि विभवांतर सबका क्या बराबर, तो हो जाएगा 4 तिया 12 गुणे 10 पे पावर माइनस 12 कूलाम के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला और दूसरा जो है वो हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, थोड़ा सा इंक पिला दो उसको, नोट करो जल्दी से, इसको नोट कर लिया, नोट हो गया। चलिए पहला दूसरा पार्ट हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आवेश लिख लेते हैं कि इस पे आवेश कितना जाएगा, ये हो जाएगा 12 गुणे 10 पे पावर माइनस 12। यहाँ पे कितना आया है 8 गुणे 10 पे पावर माइनस 12, और यहाँ पे कितना आया 4 गुणे 10 पे पावर माइनस 12 कूलाम। ये इतना आवेश इन सब में क्या हो गया है, आ गया है। ठीक है, चलिए मिटा दो इसको। अब हमसे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि तीसरे में बताओ, देखो तीसरे में कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर, अरे विभवांतर तो हो गया यार, विभवांतर सब पे कितना आएगा 4 वोल्ट के बराबर आ गया। तो विभवांतर जो होगा, विभवांतर जो हो जाएगा V बराबर कितना जाएगा 4 वोल्ट के बराबर जाएगा। सब पे 4 वोल्ट का विभवांतर होगा। ठीक है, इसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देख रखा था, पिछले पार्ट में, दूसरे वाले में। चौथे में देखो, चौथे में हमसे क्या कह रहा है कि 1 पिको फैराड पर स्थितिज ऊर्जा, तो एक वाला बनाता हूँ यहाँ पे है 1 पिको फैराड दे रखा है, 4 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक, आवेश कितना है 4 गुणे 10 पे पावर माइनस 12 कूलाम का आवेश है। इस पे ऊर्जा पूछा है, अब जो मन चाहे वो फार्मूला लगा दो यार यहाँ पे। फिर ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर लगा दो, 3 फार्मूला था, तीनों में से कुछ भी लगा दो, सब पे सेम आंसर आएगा। 2 हाफ गुणे C का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10 पे पावर माइनस 12। V का मान कितना है, V है 4, तो 4 गुणे 4, तो हो जाएगा 4 गुणे
4, तो यहाँ से कटेगा तो 2 बचेगा, तो U बराबर कितना निकल जाएगा 4 दूना 8 गुणे 10 पे पावर -12 जूल के बराबर। तो ये हमारा हो जाएगा एक पिको फैराड पर स्थितिज ऊर्जा। इसी तरीके से 2 पे पूछ ले, 3 पर पूछ ले, कहीं पर पूछ ले, सब पे आसानी से निकाल सकते हो। यही कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो, कभी भी तुम्हारा गलत क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लो जल्दी से इसको। हो गया, नोट कर लिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें श्रेणी और समांतर जो है वो दोनों मिक्स कर देते हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों मिक्स करते हैं। देखो इसको कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक, और इस तरीके से, ठीक है। इस पे कर देते हैं 4 माइक्रो फैरेड, इस पे कर देते हैं 8 माइक्रो फैरेड, 8 माइक्रो फैरेड और 8 माइक्रो फैरेड, 4 8 8, और फिर इस पे कर देते हैं 8 माइक्रो फैरेड। ये पॉइंट हमें दे रखा है ए, ये पॉइंट दे रखा है बी। कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। एक एक स्टेप देखते चलो, आसानी से हो जाएगा। चलो मैं इसको कर दे रहा हूँ, दोनों मिक्स क्वेश्चन है, उसके बाद अगला करना जो मिक्स रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ए और बी के बीच तुल्य धारिता कह रहा है। अब चाहो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ए और बी को एक बैटरी से जोड़ दो लाकर, उसको कुछ बी वोल्ट का विभवांतर दे दो, कोई जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर यहाँ से मान लेते हैं कि Q आवेश निकल रहा है, अगर यहाँ से Q आवेश निकल रहा है तो इसमें Q आवेश जाएगा। यहाँ पर जब Q आवेश आएगा तो ये Q आवेश बटेगा। मान लो कि ऊपर आवेश गया हमारा Q1 आवेश गया और नीचे आवेश कितना आया, Q2 आवेश आया। यहाँ पर आवेश हमारा कितना है, Q आवेश निकला तो Q आवेश यहाँ तक पहुँचा। अब देखो आवेश यहाँ से बट रहा है, ठीक, Q1 ऊपर मान लो Q1 गया, नीचे आ गया Q2। अब यहाँ हमारा Q1 आवेश आया तो जितना आवेश Q1 इसमें आएगा उतना ही आवेश Q1 इसमें आएगा, यानी कि जो आवेश इसमें वही आवेश इसमें, दोनों में आवेश समान है। अगर दोनों में आवेश समान है तो कैसा होता है, श्रेणी क्रम में होता है। आवेश समान है तो श्रेणी क्रम, यानी कि ये 8 माइक्रोकूलम 8 माइक्रोकूलम दोनों किस में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए, पहली चीज। ठीक, फिर देखो यहाँ से Q1 निकल के आएगा, यहाँ से Q1 होगा, फिर ये Q2 इधर से निकल के जाएगा और इधर बराबर वापस कितना आएगा, Q निकल के आवेश निकल के आ जाएगा। एक काम और करते हैं कि इसको नाम दे देते हैं C1, इसको C2, इसको C3, इसको C4, इसको C5। एक मैं पूरे तरीके से कर रहा हूँ, उसके बाद इतना सब नहीं करूँगा। ठीक है, देखो सबसे पहले कुछ बना के भी दिखा रहा हूँ कि ये हमारा ए पॉइंट तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे ए ऐसे ही रहने दो, ये C1 जो है वो 4 माइक्रोफैरेड, इसको ऐसे ही रहने दो। इन दोनों को क्या करो, ये दोनों हमारे किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे चाहो तो लिख लो कि C1 और C2 ऐसे पहले इसको लिख लो कि C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। C1 और C2 जो श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता C जो हो जाएगा वो C1 C2 C3 जो है ना, ये इसको C2 और C3 बोले हो, तो C2 तो यहाँ पे जाएगा C2 C3 डिवाइड बाई C2 प्लस C3 के बराबर। ये कितना है, 8 गुणे 8 डिवाइड बाई 8 प्लस का 8, 8 8 कितना होगा 64, और ये 8 8 16, तो 4 से कटेगा, 4 चौका 16, और ये हो जाएगा 4 कन्म 4 और 4 छक 24, 4 चौका 16, 16 चौका 64। सी का मान कितना आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा 4। यानी कि अब क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को हटा के, देखो इन दोनों को हटा के हम ऐसे जोड़ सकते हैं। यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो इन दोनों को हटा के, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा C1 है। यहाँ पे देखो यहाँ से ब्रांचिंग हुई थी, इन दोनों को हमने एक कर दिया बना के, यानी कि दोनों श्रेणी में, दोनों को जोड़कर एक कर दिया, और ये एक करने पे हमारा कितना आया, CE के बराबर आ गया। अब बाकी सबको वैसे का वैसे ही रहने दो। ये कितना है, C4 है, ये आगे बढ़ा और यहाँ ये जुड़ गया, ये पॉइंट B हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, C5 के बराबर हो गया। ठीक,
अब वापस देखो, यहाँ से अगर Q आवेश निकला था तो यहाँ पे आवेश Q1 गया था, यहाँ से अगर Q आवेश आया तो यहाँ पे आवेश Q1 और यहाँ पे आवेश कितना Q2। अब देखो यहाँ से आवेश दोनों में बट रहा है, इसमें Q1 जा रहा है, इसमें आवेश Q2 जा रहा है, यानी कि जब आवेश बट रहा है वहाँ पे, जहाँ पे आवेश का बंटवारा हो रहा है, ब्रांचिंग हो रही है, तो वहाँ पे हम कैसे बोलते हैं कि वो हमारा किसमें है, समांतर क्रम में। यही चीज बताया था कि सिंपल सी कहानी याद रखो, जहाँ आवेश सेम रहे वहाँ पे बोल दो श्रेणी क्रम, जहाँ पे आवेश बट जाए वहाँ पे बोल दो समांतर क्रम। तो देखो यहाँ पे तो आप पहले देखो इन दोनों में सेम था तो हमने एक तो श्रेणी करके एक कर लिया। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में बट रहा है, यहाँ पे Q1 जा रहा है, यहाँ पे Q2 जा रहा है, आ कितना था, Q आ रहा था। तो अब CE और C4 किस में आ गए, समांतर क्रम में। तो यहाँ पे अगला स्टेप लिखो कि CE व C4 समांतर क्रम में है, ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में है। तो तुल्यधारिता CE डैश निकाल लेते हैं। तो CE डैश कितना होगा, CE प्लस का C4। CE का मान कितना आया, 4 आया है, तो हो जाएगा 4 और प्लस का, सब माइक्रो में चला तो भी माइक्रो फैरेड ही आया है, 4 माइक्रो फैरेड के बराबर है क्योंकि सब माइक्रो में चल रहा है। और C4 का मान कितना है, 8, तो ये हो जाएगा 8। तो ये CE डैश का जो मान निकल के आएगा वो 8 4 कितना हो जाएगा, 12 माइक्रो फैरेड के बराबर। अब इन दोनों का काम खत्म हो गया। देखो इन दोनों को हमने ये दोनों जो हमारे समांतर क्रम में जुड़ रहे थे इनको क्या कर लिया, समतुल्य हमने निकाले। इसको वापस जरा बना लो कि ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा C1 है। अब देखो इन दोनों को मिलाकर मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही बना दे रहा हूँ, इसका नाम दे दिया CE डैश। आगे बढ़ोगे यहाँ पे हो जाएगा C5 और ये पॉइंट हो जाएगा B। अब देखो अगर मैं यहाँ से Q आवेश निकाला तो इसमें Q आवेश जाएगा, यहाँ पर भी वही आवेश Q आएगा, यहाँ पर भी आवेश कितना है, Q के बराबर आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि C4 CE डैश व C5 किस में है, श्रेणी क्रम में है। आवेश का बंटवारा तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो फिर ये हमारे सब किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में है। अगर श्रेणी क्रम में तो श्रेणी क्रम वाला फार्मूला लगा दो, तो 1/CE डबल डैश ये हो जाएगा 1/C4 प्लस का 1/CE डैश प्लस का 1/C5। तो अब यहाँ पे सबका मान रख दो, तो देखो 1/CE डबल डैश बराबर 1/C4। C4 का मान हमारा कितना है, देखो सही लिखा है ना, सॉरी एक गलती हो गया, यहाँ पे कितना है, ये कितना है C1, तो ये हो जाएगा हमारा C1, सॉरी ये C1 होगा, C1 CE डैश और C5। तो C1 का मान कितना है, देखो C1 का मान कितना है 4, तो 1/4 प्लस का, इसका मान कितना आया, CE डैश का मान कितना आया है, CE डैश का मान आया 12, तो ये हो जाएगा 1/12। C5 का मान कितना है 8, तो ये हो जाएगा 1/8 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 1/CE डबल डैश जो आएगा, अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम आएगा सबका 12 4 12 8, इसका एलसीएम आएगा 24। अब एलसीएम निकाल के देखना, इसका एलसीएम आएगा 24, तो 4 6 24 6, 12 दूना 24 2 और 2 16 8 3 24 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 9 तो 11 11/24। तो CE डबल डैश का मान आ जाएगा 24/11, यानी कि A और B के बीच जो तुल्यधारिता होगी वह तुल्यधारिता कितना आ जाएगा 24/11 के बराबर आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा इसका तुल्यधारिता। तो इस तरीके से जब तुम्हारा कई सारे यानी कि श्रेणी और समांतर सब एक ही में दिया हो तो इस तरीके से उसको सॉल्व करने का तरीका होता है। चलो नोट कर लो, क्वेश्चन दे रहा है उसको खुद से ट्राई करो। चलो नोट कर लिया, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ रहेगा कि श्रेणी और समांतर जो है वो एक में मिक्स कर दे रहा हूँ, इनको खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, देखो ये कुछ इस प्रकार से है, ब्रांचिंग कर दो यहाँ पे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बैटरी जोड़ दो लाके, ये बैटरी है, चाहो तो बैटरी ना जोड़ो, चाहे जोड़ दो यार। चलो यहाँ पे ये बैटरी से जोड़ दिया। ठीक, इसको दे दो 3 माइक्रोफैरेड, इसको दे दो 3 माइक्रोफैरेड, इसको दे दो 1 माइक्रोफैरेड, इसको दे दो 5 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड, और इसको दे दो 4 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पर कर दो 24 वोल्ट की बैटरी है। कह रहा है कि इसकी तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए।
वही सेम क्वेश्चन है कि तुल्यधारिता ज्ञात थी। तो तुल्यधारिता निकालो आराम से बना के, एक एक स्टेप करो, आसानी से हो जाएगा। तुल्यधारिता निकालने के लिए बोल रहा है कि इसकी तुल्यधारिता निकालिए। चलिए बस खुद से कोशिश करिए तुल्यधारिता निकालने की। इसमें देखो समांतर और श्रेणी सब मिला है आपस में। कर लिया? करो स्टार्ट करना। ठीक है, देखो यहाँ से हम क्या करते हैं कि मान लो Q आवेश यहाँ से निकला, Q आवेश यहाँ से निकला तो यहाँ तक Q आएगा, Q आएगा, यहाँ पर भी Q रहेगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे Q1 आवेश गया और यहाँ पे क्या गया, Q2 आवेश आएगा, इस तरीके से। ठीक, अब ये Q1 आवेश यहाँ पर आ जाएगा, ये Q2 आवेश आगे बढ़ेगा, यहाँ पे Q2 आवेश आएगा, फिर ये बढ़ जाएगा दो पार्ट में। तो यहाँ पे मान लो कि ये हमारा स्मॉल Q आवेश, स्मॉल Q1 आवेश आया और यहाँ पे स्मॉल Q2 आवेश आया। ठीक, ये Q2 आवेश जो था कैपिटल स्मॉल Q1 स्मॉल Q2 में बढ़ गया, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, इसमें Q1 इसमें Q2, वापस यहाँ से कितना निकलेगा, इस कैपिटल Q2 निकलेगा, यहाँ पे कितना आएगा, कैपिटल Q2 आएगा, इधर से कितना आएगा, कैपिटल Q1 आएगा, तो वापस कितना कैपिटल Q बन के आ जाएगा। ठीक है, चलिए इन सब की खैर ज़रूरत है नहीं, बस ऐसे ही बना दिया, मत बनाओ, रहने दो। देखो अब यहाँ से ऊपर से करते जाओ। देखो यहाँ से ये दोनों आवेश, यहाँ पे Q2 आवेश था, ये Q2 आवेश दो पार्ट में बढ़ रहा है, यानी कि 1 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड, ये दोनों हमारे किस में, श्रेणी में कि समांतर में आवेश बढ़ रहा है। अगर आवेश बढ़ रहा है तो वहाँ पर हमारा किस में होता है, समांतर क्रम में होता है, क्योंकि समांतर क्रम में आवेश सब में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर लिख लो कि 1 माइक्रोफैरेड व 5 माइक्रोफैरेड किस में, समांतर क्रम में है। ये दोनों हमारे किस में, समांतर क्रम में, क्योंकि यहाँ पे आवेश का बंटवारा हो रहा है। तो इनकी तुल्यधारिता CE निकालोगे तो समांतर क्रम का C1 प्लस C2, यानी कि 1 प्लस का 5 बराबर 6 माइक्रोफैरेड। इन दोनों को मिला के हमने 1 कर दिया, 6 माइक्रोफैरेड आ गया। अब फिर से बना रहा हूँ इसको, देखो यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा कितना है, 3 माइक्रोफैरेड है। इन दोनों को मिलाकर हमने क्या कर दिया, 1 बना दिया, और ये हमारा CE आ गया। ठीक, ये आगे बढ़ा, यहाँ तक आया, और यहाँ से एक ब्रांचिंग होके यहाँ से ये जुड़ गया था। आगे बैटरी वगैरह था, बैटरी लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक, यहाँ पे कितना है, 4 माइक्रोफैरेड। अभी बता रहा हूँ कि बैटरी क्यों लगाया हूँ यहाँ पे, ये 4 माइक्रोफैरेड हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखो, यहाँ से मान लो ये बैटरी जुड़ी हुई थी, ऐसे ये बैटरी जुड़ी हुई थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आवेश Q गया, यहाँ पे आवेश Q बटा, यहाँ पे Q1 आया, और यहाँ पे कितना है, Q2 आया। अब अगर Q1 इसमें गया तो इसमें भी कितना जाएगा, Q1 जाएगा, यानी कि इन दोनों में 3 माइक्रोफैरेड और CE जो हमारा कितना है, 6 माइक्रोफैरेड है। ये दोनों में आवेश का बंटवारा नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो 3 माइक्रोफैरेड व CE लिख लो, जो CE कितना, 6 माइक्रोफैरेड किसमें, श्रेणी क्रम में है। ये दोनों हमारे श्रेणी क्रम में है। अब अगर श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का तुल्यधारिता निकाल लो, CE डबल डैश कितना होगा, CE, यानी कि देखो वही वाला फार्मूला लगा, 60 ट्रिक लगा, 3 गुणे ये हो जाएगा, 3 गुणे ये कितना, 6 डिवाइड बाई 3 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 9, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि CE डबल डैश का मान कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरेड के बराबर आ गया। यानी कि अब इन दोनों को हटा के, देखो यहाँ पे बना रहा हूँ कि इन दोनों को हटा के 1 कर दे रहा हूँ। देखो ये ऐसे है, यहाँ पे इन दोनों को हटा के कर दिया कि CE डैश कर दिया। ठीक है, यहाँ से एक ब्रांच निकल के आ रहा है, ये हमारा कितना है, 4 माइक्रोफैरेड है। ये दोनों यहाँ के आके मिल जा रहे हैं, एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये दोनों इतने ही तो बना। सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को देखा समांतर में था, 1 कर दिया, फिर इसको जब 1 किया तो उसके बाद देखा ये और ये दोनों किस में आ गए, श्रेणी में आ गए, तो इनको भी 1 कर दिया। अब 1 करने के बाद देखा कि यहाँ पे और यहाँ पे देखो CE डैश और 4 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे अगर मान लो आवेश Q आया तो यहाँ पे आवेश Q1 और यहाँ पे आवेश कितना है, Q2, दोनों पे आवेश क्या हो गया, बट गया। जब आवेश का बंटवारा हुआ तो यानी कि वो किस में, आवेश किस में बढ़ता है, समांतर क्रम में आवेश बढ़ता है। तो फिर यहां से लिख लो कि CE डैश व 4 माइक्रोफैरेड ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में है तो CE डबल डैश हो जाएगा 4 प्लस का CE डैश। ठीक, तो CE डैश का मान कितना आया, 2, तो ये हो जाएगा 2, तो CE डबल डैश का मान कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोफैरेड के बराबर आ जाएगा। यानी कि इसकी तुल्यधारिता होगी, वो तुल्यधारिता कितनी निकल जाएगी, 6 माइक्रोफैरेड के बराबर तुल्यधारिता निकल जाएगी। ठीक है, ये तुल्यधारिता की बात हो गई, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बैटरी देने का मतलब ये था, यहाँ पे जैसे अगर हमसे ये पूछ ले कि ये बताओ
कि 1 माइक्रोफैरेड पे यहाँ पे कितनी ऊर्जा होगी। जैसे हमसे ये पूछ रहे कि 1 माइक्रोफैरेड पे कितनी ऊर्जा होगी, यानी कि कितनी ऊर्जा संचित होगी यहाँ पे। तो 1 माइक्रोफैरेड पे ऊर्जा निकालने के लिए अगर फार्मूला देखोगे तो C है, तो हमें यहाँ पे विभवांतर पता चल जाए या तो आवेश पता चल जाए, तो Q²/2C करके यहाँ से तब भी ऊर्जा का जो फार्मूला पड़ा था, ऊर्जा का फार्मूला ये तो पड़ा था कि Q²/2C या फिर हाफ CV²। इसी तरीके से एक फार्मूला और पड़ा था। तो यहाँ पे देखो हमें C पता है, अगर इस पे Q पता चल जाएगी तो Q²/2C कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम Q का मान, आवेश का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब आवेश का मान निकल जाएगा तो Q²/2C करके निकाल सकते हैं, या फिर विभवांतर निकालो तो हाफ CV² के बराबर आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे V का खेल दिया हुआ था। ठीक है, अगर इस पे पूछ ले कि ऊर्जा कितनी होगी तो ऊर्जा भी आसानी से निकाल सकते हो। चलिए, कर लिया, नोट कर लो इसको जल्दी से, नोट कर लिया इतना। चलिए, तो इस तरीके से हमारे श्रेणी और समांतर क्रम अगर एक ही में आ जाए तो सिंपल सी कहानी यही है कि यही पहचान लो कि उसमें कहाँ पे श्रेणी बन रहा है और कहाँ पे समांतर बन रहा है। ये आसानी से पहचान ले जाओगे। कहाँ से? केवल और केवल तुम्हें देखो कि आवेश कहाँ पर बट रहा है, बस यही कहानी पकड़ो, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा सा ब्रांचिंग लेते हैं। देखो ये पॉइंट मान लेते हैं कि ए है, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, ये यहाँ पे एक कर लो, यहाँ पे एक कर लो, यहाँ पे एक कर लो। ठीक है, ये पॉइंट मान लो पॉइंट बी है। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ ब्रांचिंग बनी हुई है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 माइक्रोफैरेड है, ये हमारा 2 माइक्रोफैरेड है, ये 2 माइक्रोफैरेड है, 2 माइक्रोफैरेड है, 1 माइक्रोफैरेड है, 1 माइक्रोफैरेड है, 1 माइक्रोफैरेड है, और ये हमारा 1 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है। अब हमसे कह रहा है कि इसकी तुल्यधारिता बताइए कि तुल्यधारिता कितनी होगी। हमें इसकी क्या करना है? तुल्यधारिता बतानी है। सबकी तुल्यधारिता बतानी है। तुल्यधारिता एक लाइन से बता डालो आसानी से। वही तरीका फिर से अपनाओ, पीछे से पकड़ के चलते हैं तुल्यधारिता निकालने के लिए। अगर करना चाहो तो कर लो एक बार खुद से ट्राई, फिर उसके बाद मैं कर रहा हूँ। कर लिया? हो गया? चलिए देखो, ऐसे क्वेश्चन में पीछे से पकड़ो। यहाँ से देखो ए बी तो ऐसे ही रहने दो। अच्छा, सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ से आवेश Q निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे Q आएगा, यहाँ पे बटेगा। फिर यहाँ पे अगर मान लो Q1 आया तो Q1 आएगा, फिर यहाँ पे बटेगा। तो मान लो यहाँ पे Q3 आया तो फिर यहाँ पे बटेगा। अब देखो, जो आवेश इसमें जाएगा वही आवेश कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा। अगर इसमें जाएगा तो ये दोनों हमारे किस में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। देखो ये और ये दोनों हमारे किस में आएंगे? श्रेणी क्रम में। अगर मान लो यहाँ पे जो आवेश यहाँ पर आएगा वही आवेश यहाँ पर आएगा, तो ये दोनों हमारे किस में आ गए? श्रेणी क्रम में। तो CE निकालोगे तो CE कितना होता है? C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो C1 C2 तो 2 गुणे 1 डिवाइड बाई 2 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 2/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो जरा इसको बनाते हैं यहाँ से वापस। ये A पॉइंट है, एक यहाँ पर है, ये हमारा 2 माइक्रोफैरेड। देखो मैं यहीं पे काट पीट के कर दे रहा हूँ, अपना तुम करते रहना। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दोनों को हटा दो यहाँ से। ठीक, इन दोनों को यहाँ से क्या कर दिया? हटा दिया। इन दोनों को हटाने के बाद यहाँ पर 1 लगा दो, और ये हमारा कितना आया है? 2/3 माइक्रोफैरेड के बराबर। 2/3 माइक्रोफैरेड के बराबर आ गया। जैसे इन दोनों को हटाया तो कितना आ गया? 2/3 माइक्रोफैरेड आ गया। ठीक है, अब देखो वापस यहाँ से फिर वही काम करो कि देखो ये दोनों, अब तुम उसको पॉज करके करते रहना। धीरे धीरे बनाने में बहुत टाइम लगता है, मिटाते चल रहा हूँ। धीरे बढ़ने का तरीका यही है कि पीछे से करते जाओ, आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मान लो कि आवेश, अगर यहाँ पे Q आवेश निकल रहा है तो यहाँ पे कुछ आवेश जाएगा Q1, तो यहाँ पे आवेश कितना जाएगा? Q2, यानी कि यहाँ पर आवेश क्या हो रहा है? बंटवारा हो रहा है। जो आवेश इसमें जा रहा है वो आवेश इसमें नहीं आ रहा है। सिंपल सी कहानी कहने का मतलब यही है कि यहाँ से देखो एक ब्रांच निकल जा रही है, यहाँ से देखो यहाँ से एक ब्रांच निकल जा रही है, तो यानी कि जो आवेश इसमें जाएगा वो आवेश इसमें नहीं जाएगा। यहाँ से क्या होगा? बंटवारा होगा। अगर बंटवारा हो जाएगा तो ये दोनों हमारे किस में हो जाएंगे? अगर बंटवारा हो तो ये दोनों आवेश का जब बंटवारा होता है तो वो दोनों हमारे किस में होते हैं? समांतर क्रम में। यानी कि ये 1 माइक्रोफैरेड और 2/3 माइक्रोफैरेड किस में है? समांतर क्रम में है। तो इन दोनों को जरा CE निकालो। तो यहाँ से CE निकालोगे किसका? 1 माइक्रोफैरेड और 2/3 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ से CE डैश का लो, तो CE डैश निकालोगे तो C1 प्लस का C2। C1 का मान कितना? 1 प्लस 2/3, एलसीएम कितना आएगा? 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 2 बराबर 5/3 के बराबर। इन दोनों को मिटा दूँ,
देखो इन दोनों को हटाने के बाद, देखो इन दोनों को यहाँ से क्या कर दो, हटा दो और हटाने के बाद यहाँ पर एक क्या कर दो, जोड़ दो नया, और ये कितना हो जाएगा 5/3 माइक्रोफैरेड के बराबर। ये हो जाएगा 5/3 माइक्रोफैरेड के बराबर आ जाएगा। वहाँ से दोनों को क्या कर दिया, हटा दिया, उन दोनों को हटा दिया, कितना आएगा 5/3 माइक्रोफैरेड। अब वापस देखो यहाँ से अगर आवेश Q था तो यहाँ से कुछ बटेगा, यहाँ से कुछ बटेगा, तो जितना आवेश इसमें जाएगा वही इतना आवेश इसमें आएगा। तो फिर वापस देखो ये दोनों हमारे किस में हो जाएंगे, श्रेणी में हो जाएंगे। जब श्रेणी में हो जाएंगे तो CE डबल डैश कर लो, तो CE डबल डैश क्या होगा, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो CE डबल डैश हो जाएगा, C1 का मान कितना है 2 × 5/3 डिवाइड बाई 2 + 5/3। तो CE डबल डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 10/3 डिवाइड बाई, एलसीएम कितना आएगा 3 और 3 दूना 6 और 6 × 5 = 11, तो ये हो जाएगा 11/3। 3 से 3 कटेगा तो ये हो जाएगा 10/11 के बराबर। तो CE डबल डैश का मान आ जाएगा 10/11। एक एक करते जा रहा हूँ, एक एक देते रहना, आसानी से नहीं होगा तो रिपीट करके दोबारा देख लो। अब देखो इन दोनों को क्या कर दो, हटा दो, यहाँ से हटाकर इन दोनों को एक कर दो, उन दोनों का समतुल्य निकाल लिया ना, तो उनको एक कर दिया और ये कितना आ गया 10/11 माइक्रोफैरेड के बराबर आ गया। ठीक, अब वापस देखो, अब यहाँ से देखो, यहाँ से अब जितना आवेश यहाँ पर आएगा, यहाँ से फिर ब्रांचिंग हो गई है, तो यानी कि इसमें आवेश बराबर नहीं जा रहा, यानी कि बढ़ रहा है आवेश। यहाँ से जब आवेश बढ़ेगा तो ये दोनों हमारे किस में हो जाएंगे, वापस ये दोनों हमारे, जब आवेश बढ़ता है तो वहाँ पे क्या आता है, समांतर क्रम, तो ये दोनों हमारे किस में हो जाएंगे, समांतर में। तो CE ट्रिपल डैश निकालोगे तो CE ट्रिपल डैश हो जाएगा 1 + 10/11। तो CE डबल डैश ट्रिपल डैश बराबर निकल जाएगा, एलसीएम आएगा 11, तो जाएगा 11 + का 10/11। तो CE ट्रिपल डैश हो जाएगा 11 और 10 21, 21/11। यानी इन दोनों को हटा के एक नया लगा दो, 21/11। इन दोनों को यहाँ से हटा दो, इन दोनों को यहाँ से हटाओ, यहाँ पे एक नया समतुल्य लगाओ, ये कितना हो जाएगा 21/11 माइक्रोफैरेड के बराबर। ठीक, अब वापस देखो, जितना आवेश इसमें जाएगा उतना ही आवेश हमारा इसमें आएगा, तो ये दोनों हमारे किस में हो जाएंगे, श्रेणी में। जब श्रेणी में हो जाएंगे तो CE फोर्थ डैश, तो चाहे 4 डैश कर लो यहाँ पे, 4 डैश, तो ये हमारा कितना हो जाएगा CE डैश। दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी में, समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे बढ़ता जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना कि ये हमारा किस में, वापस ये श्रेणी में आ गया। देखो जितना आवेश इसमें जाएगा घूम के उतना ही आवेश इसमें आएगा, तो ये किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। और जब श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो श्रेणी क्रम वाला फार्मूला लगा दो यहाँ पे, तो फार्मूला लगाओगे तो जाएगा, देखो 2 × 21/11 डिवाइड बाई 2 + 21/11। तो CE 4 डैश बराबर निकल जाएगा, ऊपर हो जाएगा 21 दूना 42, तो ये हो जाएगा 42/11 डिवाइड बाई, नीचे एलसीएम कितना आएगा 11, तो 11 दूना 22। ठीक, और 22 और 21, तो ये हो जाएगा हमारा 40 और 43, यानी कि 43/11। 11 से 11 कटेगा तो ये हो जाएगा 42/43 के बराबर। ये कितना आ गया 42/43। इन दोनों को जरा यहाँ से हटाओ, इन दोनों को यहाँ से हटाओगे, इन दोनों ऐसे जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 42/43 के बराबर आ जाएगा। ठीक, इतना माइक्रोफैरेड के बराबर आ गया। ठीक है, अब फिर वापस देखो, ये दोनों हमारे किसमें, श्रेणी में के समांतर में। अब देखो यहाँ से आवेश निकल रहा है तो यहाँ पे बढ़ रहा है, कुछ यहाँ पे जाएगा, कुछ यहाँ पे जाएगा, तो ये दोनों हमारे किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम, सॉरी आवेश बढ़ रहा है। जब आवेश बढ़ रहा है तो वो किस में होंगे, समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में हो जाएंगे तो C फिफ्थ डैश, फिफ्थ हो गया ना, C फिफ्थ डैश हो जाएगा 1 + 42/43, एलसीएम आएगा 43, तो जाएगा 43 + 42 डिवाइड बाई 43। तो CE बराबर हो जाएगा 5 और 4 8, 8 85/43 के बराबर। अब चलो इन दोनों को भी हटा दो, यहाँ इसको किए थे ना, ठीक है, इन दोनों को भी हटा दो यहाँ से। इन दोनों को हटा के एक जोड़ दो, और एक जोड़ोगे तो वो हमारा कितना आएगा 85/43 के बराबर माइक्रोफैरेड। अब देखो जितना आवेश यहाँ से निकलेगा उतनी आवेश यहाँ पे जाएगा, वापस ये दोनों किस में आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए। जब श्रेणी क्रम में आ गए तो फिर श्रेणी क्रम वाला फार्मूला लगा दो, जो तुल्यधारिता आएगी वही हमारी A और B के बीच तुल्यधारिता निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से करने का तरीका होता है। अगर कोई लॉन्ग सर्किट, बहुत बड़ा सर्किट दे दिया जाए तो करने का तरीका ये होता है, इसी तरीके से इसको हम करते हैं। देखो अगर कैलकुलेशन में कहीं गलती हो गया हो तो उसको सही कर लेना है। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। तो पढ़ाई करते रहिएगा
ऑल द वेरी बेस्ट।